नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम ऑप्थेल्मोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये एक बेहद ज़रूरी विषय है, तो चलिए इसे एकदम ध्यान से और अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 2 के ऑप्थेल्मोलॉजी। अब देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी का सीधा सा मतलब है आंखों की स्टडी, यानी आंखों और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में पढ़ना। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें हम इसके बैक्टीरियल और वायरल टाइप्स को जानेंगे। इसे आम बोलचाल की भाषा में आंख आना या पिंक आई भी कहते हैं, है ना। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा ग्लोकोमा, जिससे लोग अक्सर काला मोतिया के नाम से जानते हैं। स्लाइड पर दाईं तरफ आंख का एक डायग्राम भी दिया गया है, जिसमें आप इसके कुछ हिस्से देख सकते हैं, जैसे कि प्यूपिल, आइरिस और कॉर्निया। तो चलिए एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस की। इस सेक्शन में हम इसके बारे में सारी ज़रूरी बातें जानेंगे। जैसा कि सबटाइटल कहता है, अंडरस्टैंडिंग द पिंक आई, यानी हम पिंक आई को पूरी तरह से समझेंगे। चलिए, कंजंक्टिवाइटिस को समझने से पहले इसकी एनाटॉमी यानी बनावट को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, द कंजंक्टिवा लाइनिंग द इंटीरियर ऑफ द आईलिड, द पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा इज टाइटली टेदर्ड टू द टार्सस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पलक के अंदर की जो परत होती है, जिसे पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा कहते हैं, वो टार्सस नाम के एक स्ट्रक्चर से बहुत मजबूती से जुड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट, it may respond to inflammation by being thrown into minute papillary folds as may occur in allergic conjunctivitis and bacterial conjunctivitis. इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आंख में कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि एलर्जी या बैक्टीरिया की वजह से, तो ये कंजंक्टिवा छोटी छोटी सिल्वटोम में बदल जाती है, जिन्हें पैपिलरी फोल्ड्स कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। The conjunctiva in the fornix is a pseudo-stratified columnar epithelium rich in goblet cells. देखिए, फॉर्निक्स वाले हिस्से में जो कंजंक्टिवा होती है, वो एक खास तरह के टिश्यू की बनी होती है, जिसमें गॉबलेट सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इन गॉबलेट सेल्स का काम म्यूकस बनाना होता है। चौथा पॉइंट है, the fornix also contains accessory lacrimal tissue and the ductuloles of the main lacrimal gland pierce through the conjunctiva in the fornix superiorly and laterally. यानी फॉर्निक्स में सहायक लैक्रिमल टिश्यू भी मौजूद होते हैं, जो आंसू बनाने में मदद करते हैं। और नीचे एक बहुत जरूरी नोट दिया गया है, Many cases of bacterial or viral conjunctivitis cause redness and itching, but most heal without sequelae. इसका मतलब है कि ज्यादातर बैक्टीरियल या वायरल कंजंक्टिवाइटिस के मामलों में आंख लाल होती है, खुजली भी होती है, पर अच्छी बात यह है कि वो बिना किसी लंबे समय तक चलने वाले नुकसान के अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के एटियोपैथोजेनेसिस की। देखिए, इस शब्द का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी क्यों होती है और वो कैसे विकसित होती है। तो पहला पॉइंट है, कंजंक्टिवाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग, यानी कंजंक्टिवाइटिस के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, मतलब बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शंस, यानी किसी चीज से एलर्जी होने पर। और तीसरा, इरिटेंट्स सच एज स्मोक, डस्ट और केमिकल्स, यानी धुआं, धूल या किसी केमिकल के आंखों में जाने से। अब जरा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को और गहराई से समझते हैं। It is a common eye infection that can occur in people of all ages, but it is most common in children. इसका मतलब है कि ये आंखों का एक बहुत ही आम इन्फेक्शन है, जो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Bacterial conjunctivitis can be caused by various bacteria, such as, ये इन्फेक्शन कई तरह के बैक्टीरिया से हो सकता है, जिनके कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे। एटियोपैथोजेनेसिस में ही आगे बढ़ते हुए अब हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस को देखते हैं। वायरल कंजंक्टिवाइटिस इज टिपिकली कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज एडेनोवायरसेस। इसका मतलब ये है कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस ज्यादातर एडेनोवायरस नाम के वायरस ग्रुप की वजह से होता है। अदर वायरसेस दैट कैन कॉज वायरल कंजंक्टिवाइटिस इंक्लूड, लेकिन कुछ और वायरस भी हैं जो इसका कारण बन सकते हैं, जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वैरिसेला जोस्टर वायरस और पिकॉर्ना वायरसेस। अच्छा, अब ये फैलता कैसे है? इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटैमिनेटेड सर्फेसेस सच एज टावल्स, डोर नॉब्स और शेड मेकअप।
मतलब कि ये इन्फेक्शन किसी भी संक्रमित सतह को छूने से फैल सकता है, जैसे किसी इन्फेक्टेड इंसान का तौलिया इस्तेमाल कर लिया, या दरवाजे का हैंडल छुआ जिसके बाद आंख को छू लिया, या फिर मेकअप का सामान शेयर कर लिया, जैसा आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया गया है। पहला है रेडनेस ऑफ द आई, मतलब आंख का लाल हो जाना। दूसरा इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, यानी आंख में बहुत तेज खुजली होना या जलन महसूस होना। तीसरा लक्षण है एक्सेसिव टेयरिंग, इसका मतलब है आंख से जरूरत से ज्यादा पानी बहना। और चौथा डिस्चार्ज फ्रॉम द आई विच मे बी क्लियर, येलो और ग्रीनिश, यानी आंख से कीचड़ जैसा डिस्चार्ज निकलना जो कि साफ, पीला या फिर हरे रंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके कारण और लक्षण तो समझ लिए। अब सवाल उठता है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। तो चलिए अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक है फार्माकोलॉजिकल यानी दवाओं का इस्तेमाल करके, और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाओं के अपनी आदतों में सुधार करके। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। इस टेबल में दवाओं को अलग अलग क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास है एंटीबायोटिक्स। इसमें दवाएं हैं टोब्रामाइसिन, कॉट्रिमॉक्सोजोल, सल्फासीटामाइड, बेसिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, ऑफ्लुक्सिसिन और जेंटामाइसिन। अब देखिए, इतने सारे नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा निमोनिक दिया गया है, टूकोसुबाएकोमॉग। इसे याद कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी होगी। दूसरी क्लास है एंटी एलर्जिक ड्रग्स, जिसमें क्लोरोफिलामीन, नेफाजोलिन आती हैं। तीसरी है एंटीवायरल, जैसे गेंसिक्लोविर। चौथी क्लास है एनाल्जेसिक, यानी दर्द कम करने वाली दवाएं, जैसे फ्लूरब्रिप्रोफिन। और आखिर में अदर्स कैटेगरी में डेक्सामेथाजोन और प्रेडनिजोलोन जैसी दवाएं हैं। अब आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पर, मतलब बिना दवा के हम क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन सच एज वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अवॉइडिंग टचिंग द आईज विद हैंड्स एंड अवॉइडिंग शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज टॉवल्स और कॉस्मेटिक्स। इसका मतलब है कि हमें साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे बार बार हाथ धोना, अपने हाथों से आंखों को बार बार नहीं छूना और अपनी पर्सनल चीजें जैसे तौलिया या कॉस्मेटिक्स किसी से शेयर नहीं करना। दूसरा पॉइंट, people who are infected with bacterial conjunctivitis should avoid touching their eyes and wash their hands frequently to prevent spreading the infection to others. यानी जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है उन्हें अपनी आंखों को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ धोते रहना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। और तीसरा पॉइंट है, अवॉइड द एलर्जिक कॉजिंग प्लेस, डस्ट और स्मोक, मतलब ऐसी जगहों से बचें जहां धूल या धुआं हो जिससे एलर्जी हो सकती है। चलिए, कंजंक्टिवाइटिस के बाद अब हम अपने दूसरे बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, जो है ग्लूकोमा। इसका सबटाइटल बहुत कुछ कहता है, द साइलेंट थीफ ऑफ साइट, यानी नजर का खामोश चोर। और जानते हैं इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीमारी अक्सर बिना किसी शुरुआती लक्षण के धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी चुरा लेती है। तो ग्लूकोमा है क्या? चलिए इसका परिचय देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है, The term glaucoma refers to a collection of diseases characterized by distinctive changes in the visual field and in the cup of the optic nerve. इसका मतलब ये है कि ग्लूकोमा कोई एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का एक ग्रुप है। इसमें होता क्या है कि हमारे देखने के दायरे में, जिसे विजुअल फील्ड कहते हैं, और हमारी ऑप्टिक नर्व के कप में कुछ खास तरह के बदलाव आने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, Most of the glaucoma are associated with elevated intraocular pressure, मतलब ज्यादातर ग्लूकोमा के केस आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से जुड़े होते हैं। इस प्रेशर को intraocular pressure कहते हैं। Although some individuals with normal intraocular pressure may develop characteristic optic nerve and visual field changes, normal और low tension glaucoma। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कुछ लोगों में इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल होने के बाद भी ग्लूकोमा के लक्षण दिख सकते हैं। इसे हम नॉर्मल या लो टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। अब हम ग्लूकोमा की इटियोपैथोजेनेसिस को समझेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा इज अंडरस्टूड बाय द फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज ऑफ एक्विस ह्यूमर। इट इज 2 टाइप्स। देखिए, ग्लूकोमा को समझने के लिए हमें एक्विस ह्यूमर यानी आंख के अंदर के एक तरल पदार्थ के बनने और उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया को समझना होगा। ये 2 तरह का होता है। पहला है ओपन एंगल ग्लूकोमा,
In open-angle glaucoma, aqueous humor has complete physical access to the trabecular meshwork, and the elevation in intraocular pressure results from an increased resistance to aqueous outflow. इसका मतलब ये है कि इस टाइप में aqueous humor के निकलने का रास्ता, जिसे trabecular meshwork कहते हैं, वो तो खुला होता है, लेकिन उस रास्ते में रुकावट या प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंगल तो खुला है, पर आउटफ्लो में दिक्कत है। इसे भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो जेनेटिक कारणों से होता है, और दूसरा, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो आंख में कुछ मटेरियल जमा हो जाने की वजह से होता है। ग्लूकोमा का दूसरा प्रकार है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। In angle closures, the peripheral zone of the iris adheres to the trabecular meshwork and physically impedes the egress of aqueous humor from the eye. इसमें क्या होता है कि हमारी आंख की आइरिस का बाहरी हिस्सा वो ट्रैबिकुलर मेशवर्क से जाकर चिपक जाता है और पानी के बाहर निकलने के रास्ते को ही ब्लॉक कर देता है। डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एंगल बंद हो गया है और बहाव रुक गया है। इसे भी दो तरह से बांटा गया है। पहला है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये उन आंखों में होता है जिनकी बनावट ही ऐसी होती है कि उनमें एंटीरियर चेंबर छोटा होता है। और दूसरा है सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये तब होता है जब आइरिस की सतह पर कुछ झिल्लियां बन जाती है जो उसे खींचकर रास्ते को बंद कर देती है। तो अब देखते हैं कि ग्लूकोमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं। पहला, ब्लर्ड विजन यानी धुंधला दिखना। दूसरा, रेडनेस ऑफ द आई यानी आंख का लाल हो जाना। तीसरा, पेन इन द आईज एंड द आईब्राउज मतलब आंखों में और भौहों में दर्द महसूस होना। चौथा, हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आंख के अंदर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और पांचवा, हेडेक, वॉमिटिंग, नॉजिया मतलब सिर में तेज दर्द होना, उल्टी आना या जी मिचलाना। ये सब ग्लूकोमा के लक्षण हो सकते हैं। और अब हम ग्लूकोमा के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल कंजंक्टिवाइटिस की तरह ही हम यहाँ भी इसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों तरीकों को समझेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ग्लूकोमा में 5 मुख्य तरह के दवाएं दी जाती हैं। पहली क्लास है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जैसे कि टिमोलॉल और बीटैक्सोलॉल। दूसरी है अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जैसे एप्राक्लोनिडीन। तीसरी क्लास है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जिसके उदाहरण है लैटिनोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट। चौथी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जैसे एसिटाइजोलेमाइड। और पांचवी क्लास है मियोटिक्स जैसे पाइलोकार्पिन। अब इन पांचों क्लास को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार निमोनिक है BAPCM। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। B से बीटा ब्लॉकर्स, A से अल्फा एगोनिस्ट्स, P से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, C से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और M से मायोटिक्स। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ग्लूकोमा का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं। पहला पॉइंट है टेक द होलसम फूड/डाइट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पौष्टिक और अच्छा आहार लें। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस द एक्सरसाइज एंड योगा बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द आई प्रेशर। यानी रोजाना व्यायाम और योग करें क्योंकि ये आंखों का प्रेशर कम करने में भी मदद करता है। और तीसरा पॉइंट है अवॉइड द पोल्यूटेड एरिया बिकॉज पोल्यूटेंट्स कॉज द इरिटेशन इन आई। मतलब प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें क्योंकि धूल मिट्टी के कण आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 के यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी का ये चैप्टर पूरा हो गया है। आज की इस क्लास में हमने 2 बहुत ज़रूरी बीमारियों कंजंक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा को उनके कारण, लक्षण और मैनेजमेंट के साथ बहुत विस्तार से समझा। उम्मीद है कि ये सभी टॉपिक्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपना कीमती समय देने और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।